दोस्तों, बराक 8 मिसाइल सिस्टम, एल्टा रडार्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, स्पाइस 2000, हेरॉन ड्रोन, फाल्कन एवेक्स, ये हमने सिर्फ कुछ हथियारों के नाम लिए हैं जो कि इजरायली हैं और इसे भारत अपनी सेना में यूज करता है। लेकिन इसके बावजूद इजरायल ईरान युद्ध में कई भारतीय ईरान के साथ खड़े दिखाई दिए। भारत के अंदर रैलियां की गई, लेकिन आज यही ईरान भारत और रूस की दोस्ती पर भड़का हुआ है। वहां की मीडिया और एनालिस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं है। ईरान से निकल कर आई इस खबर के ऊपर इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक वार्निंग दी गई है और चीन की बड़ी साजिश के बारे में बताया गया है, जो कि भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। साथ ही उन्होंने दलाई लामा को भारत रत्न देने की गुहार भी लगाई है सरकार से, जिससे चाइना और भी ज्यादा बौखला गया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं ईरान की। ईरान में इन दिनों रूस को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है रूस की ओर से ईरान को वादा किए गए Su-35 फाइटर विमानों की डिलीवरी न होना। ईरानी एनालिस्ट और पूर्व अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रूस ने ईरान को धोखा दिया है। ईरान को उम्मीद थी कि रूस उसकी वायुसेना को मजबूत करेगा, लेकिन हाल ही में इजरायल द्वारा की गई एयर स्ट्राइक ने ईरान की पुरानी और कमजोर वायुसेना को बुरी तरह तबाह कर दिया। पूर्व ईरानी राजनयिक और परमाणु वार्ताकार सैयद हुसैन मोसीवान ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि रूस ने ईरान को न तो Su-35 दिए और न ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि ईरान पिछले कई सालों से अमेरिका और इजरायल जैसे परमाणु ताकत वाले देशों की धमकियों का सामना कर रहा था। ईरान ने इसमें भारत को भी घसीटा है। ईरान ने कहा, रूस भारत को न केवल Su-35M ऑफर कर रहा है, बल्कि Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट की संयुक्त निर्माण की पेशकश भी कर चुका है, वो भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ईरानी सोशल मीडिया पर एक कमेंट खासा वायरल हुआ है, जिसमें लिखा था, ईरान ने रूस को 1700 से ज्यादा शहीद 136 ड्रोन दिए, लेकिन बदले में रूस ने हमें एक भी Su-35 नहीं दिया। और अब वही रूस भारत को Su-57 और Su-35 दे रहा है। ये ईरान के साथ खुला विश्वासघात है। ये बयान ईरान में गहराते हुए गुस्से और रूस के प्रति निराशा को साफ दर्शाता है। इस नाराजगी की एक वजह हाल ही में जून 2025 में इजरायल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन भी है। इस ऑपरेशन ने सिर्फ 48 घंटे में ईरान की वायुसेना का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। ईरान की पुरानी फाइटर जेट जैसे F-14, F-4 और MiG-29 इस हमले में पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। अब ईरान के पास हवाई हमले से बचाव के लिए कोई ठोस साधन नहीं बचा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस ने समय रहते Su-35 फाइटर जेट्स ईरान को दे दिए होते, तो ईरान को इजरायल के F-35, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स के सामने थोड़ा बहुत मुकाबला करने का मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रिपोर्ट में लिखा गया, जो रूस 3.5 साल में भी यूक्रेन में एयर सुपीरियरिटी हासिल नहीं कर सका, वो इजरायल ने सिर्फ 48 घंटे में ईरान में साबित कर दी। इस पूरे घटनाक्रम ने रूस और ईरान के रिश्तों की हकीकत को सबके सामने ला दिया। जहां ईरान रूस को ड्रोन्स और मिसाइल से मदद कर रहा है, वहीं रूस अपने हथियार भारत जैसे देशों को दे रहा है, जो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। ईरान में इसे दोहरा मापदंड माना जा रहा है। एक ईरानी विश्लेषक ने कहा, रूस अब भी पश्चिमी देशों और इजरायल के दबाव में है। वो ईरान को ताकतवर हथियार नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे अपने बाकी रिश्तों की चिंता है। ईरानी एक्सपर्ट्स ने यह भी याद दिलाया कि रूस और भारत के रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। 1962 में रूस ने भारत को MiG-21 तकनीक दी थी, जिसकी मदद से भारत ने 700 से ज्यादा विमान खुद बनाए। उसके बाद Su-30 MKI जैसे जेट्स भारत में बने और अब Su-57 को लेकर संयुक्त उत्पादन की बात चल रही है। वहीं ईरान जो दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है, उसे आज तक एक भरोसेमंद रक्षा सहयोगी नहीं मिल सका। ईरान की वायुसेना वैसे भी कमजोर मानी जाती थी, क्योंकि उसमें ज्यादातर विमान 1979 से पहले के अमेरिकी जेट थे, जैसे कि F-14, F-4। उसके बाद 1990 के दशक में कुछ सोवियत MiG-29 और Su-24 ईरान को मिले थे, लेकिन बीते दशक में कोई ठोस आधुनिकीकरण नहीं हुआ। साल 2023 में खबर आई थी कि रूस और ईरान के बीच Su-35 फाइटर जेट्स की डील फाइनल हो गई है। नवंबर 2024 में 2 विमान डिलीवर होने की भी बात सामने आई थी, लेकिन आज तक ईरान की वायुसेना में वो दिखाई नहीं दिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस ने वो विमान शायद अल्जीरिया जैसे अन्य ग्रह
ग्राहकों को भेज दिए थे। ईरानी डिफेंस एक्सपर्ट्स अब खुलकर बोल रहे हैं कि रूस की प्राथमिकता भारत है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और एक तकनीकी क्षमता वाला देश है। साथ ही रूस भारत के साथ लंबे समय से सैन्य संबंध रखता आया है। वहीं ईरान के साथ रूस का रिश्ता सिर्फ जरूरत के हिसाब से रहा है। जब ड्रोन चाहिए होते हैं तो ईरान से ले लिए जाते हैं, लेकिन बदले में कोई बड़ा हथियार देने की बात आती है तो उसे टाल दिया जाता है। ईरान के लोग और विश्लेषक अब रूस पर भरोसा खोते जा रहे हैं। रूस को उम्मीद थी कि ईरान उसके लिए यूक्रेन युद्ध में मददगार रहेगा, लेकिन अब ईरान में ये बहस शुरू हो गई है कि क्या रूस वाकई ईरान का दोस्त है या सिर्फ एक अवसरवादी देश। कई ईरानी विश्लेषकों का मानना है कि रूस की ये रणनीति केवल खुद के हितों के लिए है और वो ईरान को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो फिलहाल ईरान के अंदर इस तरह की बातें चल रही है और ईरान खासा निराश है रूस से। लेकिन ये सच्चाई भी है कि आज के समय में हर देश अपना प्रॉफिट पहले देखता है। बहरहाल ईरान की इस नाराजगी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े डैम को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इसे एक वाटर बम बताया जो राज्य की जनजातियों और आजीविका के लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है। यारलुंग नदी पर बन रहा ये डैम, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लगभग 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और इसकी लागत करीब 137 अरब डॉलर है। मुख्यमंत्री का कहना है कि चीन इस डैम के जरिए कभी भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश का सियांग इलाका तबाह हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान आदि जनजातियों को होगा, जिनकी जमीन, घर और जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो नदी का पानी रोकने या छोड़ने के लिए किसी नियम से बंधा नहीं है। पेमा खांडू ने कहा है कि अगर चीन ने जल बंटवारे की संधि पर हस्ताक्षर किया होता तो ये डैम भारत के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता था, क्योंकि इससे अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में हर साल आने वाली बाढ़ से राहत मिल सकती थी। लेकिन चीन की जानकारी साझा न करने की आदत और इसके इरादों पर भरोसा न किया जा सकने की वजह से ये प्रोजेक्ट चिंता का विषय बन गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नाम की योजना बनाई है। इसका मकसद न सिर्फ बाढ़ से सुरक्षा देना है, बल्कि भविष्य में जल संकट से भी बचाव करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर पाता है तो भविष्य में चीन के अचानक पानी छोड़ने की स्थिति में हालात को नियंत्रित किया जा सकता है। पेमा खांडू ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार स्थानीय आदि जनजातियों से बातचीत कर रही है ताकि लोगों को इस खतरे के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही एक बैठक आयोजित करेंगे ताकि इस मुद्दे को और गहराई से समझा जा सके। डैम के अलावा मुख्यमंत्री ने दलाई लामा को भारत रत्न देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा ने भारतीय नालंदा बौद्ध परंपरा को तिब्बत में फैलाया और फिर 1959 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद जब वे भारत आए तो उन्होंने भारत में बौद्ध संस्थानों की स्थापना की, जिसमें हिमालयी क्षेत्रों के बौद्धों को बहुत लाभ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलाई लामा ने बौद्ध शिक्षा को जिंदा रखा और नए सिरे से भारत में स्थापित किया, इसीलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश करने के लिए पत्र लिखने की घोषणा भी की। उन्होंने दलाई लामा की 90वीं वर्षगांठ पर धर्मशाला में शामिल होने का जिक्र करते हुए कहा, ये बहुत ऐतिहासिक पल था जिसमें देश विदेश से लोग शामिल हुए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दलाई लामा की अगली नियुक्ति का अधिकार केवल बौद्ध परंपरा के पास है। चीन को इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तिब्बती बौद्ध धर्म चीन में नहीं बल्कि तिब्बत और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। इस तरह से पेमा खांडू ने चीन के दोनों बड़े मुद्दों डैम और दलाई लामा पर दो टूक बयान देकर भारत की स्थिति साफ कर दी है। वैसे दोस्तों, क्या भारत रत्न दलाई लामा को दिया जाना चाहिए या फिर चीन की नाराजगी की डर की वजह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।